आज के इंडिया में और 80s के इंडिया में, देखिए 80-90 के इंडिया में फ़र्क ये है, 80-90 के इंडिया में कहीं ना कहीं इशू था मंडल वर्सेस मंदिर। हार्टलैंड में कहीं ना कहीं इंटरनल इश्यूज में इंडिया के स्टेट्स का कुछ इशू चल रहे थे, लैंग्वेज के रिलेटेड आपका साउथ में इशू चल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही थी। और आज के इंडिया में कंप्रेहेंसिव पावर है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया है, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट। Today we are going to discuss the editorial which is written by C. Raja Mohan in Indian Express. The title of the editorial is Eye on Kashmir. The author further talks that in order to have the international community on India's side, peace and prosperity is a must in Jammu and Kashmir. दोस्तों, आपने पिछले 2-3 दिन से लगातार ये बात सुनते आए हो कि नया कश्मीर के बारे में जो स्लोगन आता रहता है। इवन कि जस्टिस कोल जिसने एक एपिलॉग लिखा था जजमेंट में, 11 दिसंबर को जो जजमेंट सुनाया गया, इसमें ऑनरेबल जज ने बात की कि एक जनरेशन को, 2 जनरेशन उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा जम्मू कश्मीर में। द जज टॉक्ड दैट वी शुड हैव अ कमीशन जो एटलीस्ट पास्ट में जो हुआ उसके बारे में एटलीस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होना चाहिए, और फ्यूचर जम्मू कश्मीर का अवेट कर रहा है। द यंग जनरेशन जो जम्मू कश्मीर की है, फ्यूचर उनका अवेट कर रहा है। तो ये कंटेक्स्ट था। सी राजा मोहन ने जो एडिटोरियल लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है, इसमें वो बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसने वैलिडेट किया है 370 के जजमेंट को, और इसमें फर्दर ये बता रहा है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द, जियो पॉलिटिक्स जो जम्मू कश्मीर या कश्मीर का इशू पर से जो हमेशा से न्यूज़ में बना रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के न्यूज़ पेपर्स में कहीं ना कहीं इशू हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो द एडिटोरियल टॉक्स वन इम्पॉर्टेंट, ही टॉक्स दैट इट इज एंड ऑफ दिल्लीज प्रोलॉन्ग्ड डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कश्मीर। ये प्रोलॉन्ग्ड जो इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंसिव स्ट्रेटजी था जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, उसको एंड कर रहा है। और फिर बता रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड जो था ये क्यों था। प्रोलॉन्ग्ड इसलिए था क्योंकि 90s में ये बता रहा है कि इंडियन का जो स्टेट है बहुत वल्नरेबल पोजीशन में था। एंड आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल that in the 90s when the militancy was on the peak, somewhere it was thought कि शायद कहीं ना कहीं the state of India is losing Kashmir। तो वही सेंटिमेंट फिर आगे आगे चल के लास्ट के जो हमने देखा 30 साल में कहीं ना कहीं वो एक बार पीक पर भी आ गए, और इन बिटवीन ऑथर फर्दर कह रहा है कि इन बिटवीन जो चीज़ें हुई, 1999 का वार हुआ, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हुआ, ठीक है, इन बिटवीन जो चीज़ें हो गई उनको भी अपने इस एडिटोरियल में कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग जो आई थी, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट द इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ कश्मीर विद द इंडियन स्टेट इज नॉट ओपन टू द एक्सटर्नल नेगोशिएशंस। सो द सुप्रीम कोर्ट ने लीगल वैलिडेशन इसको किया, लुक दिस इज आवर इंटरनल मैटर। एक घर का मसला है जिसमें मान लो कि भाई भाई से बात नहीं कर रहा या बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, ये घर का मसला है, इसमें नेबर्स का पार्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लीगल चीज उसने बोला कि ठीक है, अगर हमें जम्मू कश्मीर के स्टेट के साथ कुछ इश्यूज है, लेट द सेंटर एंड द स्टेट डिस्कस इट। इसमें जो पाकिस्तान है या चाइना, उनका रोल नहीं है। तो फर्दर द एडिटोरियल बात कराएं कि ये सारी चीजें अब जो 370 को लीगलाइज किया गया, ये चैप्टर अब क्लोज हो गया। अब इस चैप्टर को क्लोज होने के बाद दोबारा ना उभरे, दोबारा वो चीजें ना हो, उस चीज के लिए कि इंडिया का ग्रोइंग कंप्रहेंसिव पावर, नेशनल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया हैज टू ग्रो इट्स पावर। वंस इंडिया विल हैव इट्स पावर, देन ओनली इट विल बी इन अ पोजीशन टू डेटर पाकिस्तान एंड चाइना, बिकॉज बोथ पाकिस्तान एंड चाइना कहीं ना कहीं इस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे विल ट्राई डिफरेंट फोरम, दे विल ट्राई डिफरेंट इंटरनेशनल प्रेशर कि इसको एक्सेप्ट ना करें। तो द एडिटोरियल फर्दर टॉक्स कि इंडिया को जो डिफिकल्टी थी नेगोशिएट करने का या डिफिकल्टी थी कश्मीर के इशू को मेंटेन करने की, वो शायद इस कारण भी थी क्योंकि 1980s में जब इंसर्जेंसी पीक पे रही, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई, जैसे कि सोवियत यूनियन का ब्रेक होना। सोवियत यूनियन का ब्रेक होने की वजह से एडिटोरियल बात कर रहा है कि जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आ गया। पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने इतने बड़े कंट्री को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो एक कोल्ड वॉर का एरा था वो खत्म हो गया और एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। और यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या हुआ, इन द यूनिपोलर वर्ल्ड यूएस बिकेम ओनली हेजेमोनिक कंट्री।
यूएस की हेजेमनी स्टार्ट हो गई और पाकिस्तान वाज इन द गुड बुक्स ऑफ द यूएसए बाय द टाइम। और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हुई। क्लिंटन की जो पॉलिसी थी कश्मीर के रिलेटेड, वो इस चीज़ को दर्शाती थी। द क्लिंटन पॉलिसी वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लिंटन कहीं ना कहीं जो एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया को क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि तब जाके जो यूएस की जो एशिया पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं कश्मीर के सेंटर घूमती थी और पाकिस्तान इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था। और पाकिस्तान ने इस चीज़ को पूरी तरह इस मौके का फायदा उठाया। उसने उसने अपने स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के थ्रू, दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस के थ्रू और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू कश्मीर में कन्फ्लिक्ट को जिंदा रखा। तो वंस और एडिटोरियल आगे बात यह कर रहा है कि सक्सेसफुल गवर्नमेंट जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में और प्लस जो सेंटर में सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स थी, सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स ने हमेशा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया। फ्लेक्सिबल अप्रोच क्यों अपनाया? क्योंकि देखिए आज हम कहीं ना कहीं जब हम डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर के इशू को, तो वो से कि शायद पास्ट के रूलर्स की गलती है या शायद पास्ट के जो हमारे स्टेट के हेड्स थे उनकी गलती है। लेकिन अगेन आज किसी चीज़ को देखना जिसको बीते हुए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टुडे इफ वी से कि somebody has made a decision on that particular day, शायद तब सर्कमस्टेंसेस क्या थी, तब उसके सिचुएशन क्या थी, कौन सी मजबूरी थी, हम उसको नहीं कंसिडर करें। वी जस्ट प्लेनली से कि ये डिसीजन फलानी बंदे ने जो लिया था वो गलत था। वी डोंट गो इनटू द शूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, शायद तब क्या इशू था। तो कभी ना कभी जब हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडियन स्टेट का क्यों फ्लेक्सिबल हमेशा था इशू, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों थी कश्मीर के, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्यों था, कश्मीर को क्यों वो स्पेशल स्टेटस था या बाकी चीज़ें थी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स को पता था कि हम एक साथ चीज़ें नहीं कर पाएंगे। एक साथ चीज़ें ना कर पाने की वजह यह थी क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर हमेशा इंडिया पे था। और पाकिस्तान का जब 90s में अगर देखोगे, पाकिस्तान की इकॉनमी, इंडियन की इकॉनमी, पाकिस्तान बेटर कर रहा था बहुत सारे पैरामीटर्स में, पाकिस्तान ठीक कर रहा था। तो और जो यूएस था, यूएस मोर इंक्लाइंड था पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज इंडिया का जो प्रिंसिपल स्टैंड था, हम सोवियत यूनियन के साथ थे कहीं ना कहीं। जो रशिया के साथ हमारा जो प्रॉक्सिमिटी था वो हमारी साथ, तो यूएस के साथ जो हमारी प्रॉक्सिमिटी थी तब जाके ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे एडिटर जो राइटर है कुछ 3 चीज़ों का जिक्र करता है और बहुत इंपॉर्टेंटली इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बात कर रहा है कि इंडिया के जो सक्सेसफुल रूलर्स थे उन लोगों ने कश्मीर को टोटली जाने नहीं दिया, टोटली इसको बैक बर्नर पर नहीं रखा इस मसले को। जाए सिचुएशन कितनी भी खराब थी, 89 हो, 99 हो, 201 हो, सिचुएशन कितनी भी वल्नरेबल थी, लेकिन तब भी जो डोर्स थे कॉशियसली जो इंडियन स्टेट ने कुछ चीज़ों को नेविगेट किया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर पे नेगोशिएशन स्टार्ट की पाकिस्तान के साथ, ठीक है, नेगोशिएशन टेबल पे कश्मीर के इशू को लाया, पाकिस्तान के साथ इसको डिस्कस किया, ठीक है। और दूसरी बात कि जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप जो रहेगा दिल्ली का और कश्मीर का, इस बारे में भी बात की, इस बारे में कि कैसे होगा, सेटअप कैसे होगा, किस तरह से गवर्नमेंट चलाए, इस बारे में बात की। और सबसे थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, द पीपल ऑफ कश्मीर, जिसपे वाजपेयी जी के टाइम पे आपने देखा कहीं ना कहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यासीन मलिक भी थे, तो उन चीज़ों को रखा ताकि कहीं ना कहीं वो एलिनेशन उस लेवल तक ना जाए जहां पे फिर वापस आने का कोई चांस ना रहे। तो अभी जो एडिटोरियल फिर आगे बोल रहा है कि ठीक है, 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उनका प्रिंसिपल स्टैंड जो पहले टेन्योर में था, एक तरफ से जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज़ जो एनडीए गवर्नमेंट ने की कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी चले गए पाकिस्तान बर्थडे विश करने के लिए नवाज शरीफ को वन साइड, ठीक है, पहले टर्म में। और ऑन द सेम टाइम एनडीए का जो स्टैंड था, कंटिन्यूसली स्टैंड था कि जम्मू कश्मीर इंटरनल इशू है, इस पे थर्ड पार्टी की नेगोशिएशन नहीं होगी। और इंटरनल इशू को ही इन लोगों ने साबित किया, इंटरनल इशू को ही फर्दर उन लोगों ने सॉलिडिफाई किया। सॉलिडिफाई किस तरह किया कि जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान का दिल्ली में होता है, वो जब कश्मीरी लीडरों के साथ, सेपरेटिस्ट के साथ या मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ बात करते, उसको बंद किया। और जो पाकिस्तान से कोई भी डेलीगेशन आता था, कोई भी लीडर आता था दिल्ली किसी भी विजिट के लिए, लेट्स से कि सार्क के लिए आ गया या किसी और कॉन्फ्रेंस के लिए, वो कश्मीर के कुछ सेपरेटिस्ट लीडर से मिलते थे, उसको भी बंद किया। इन दोनों चीज़ों को बंद किया ताकि वो चीज़ खत्म हो जाए। और 2019 में 5 अगस्त को जब स्क्रैप किया आर्टिकल 370 को, तब जाके चीज़ों को फर्दर सॉलिडिफाई किया। अब इतना ही नहीं, इस सब में जो इंडिया का जो इंपॉर्टेंट रोल था, जो एडिटोरियल बता रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का क्या था, इंडिया ने जो इंटरनेशनल नॉइसेस थे उसको कम किया।
जब 370 का एब्रोगेशन हुआ, पाकिस्तान चला गया चाइना के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया के जो वेस्टर्न एलाइज थे, जिसमें से फ्रांस का नाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें से यूएस का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस अब बदल गया, यूएस का स्टैंड अब बदल गया। यूएस को अब कश्मीर एक इशू नहीं दिखता है साउथ एशिया में। कश्मीर को उन लोगों ने अब बैक बर्नर पर रखा। उनको अब कहीं ना कहीं ये रिकग्निशन आया कि नहीं, ये इंडिया का इंटरनल मसला है, इंडिया कैपेबल है इस चीज़ को खुद संभालने में। ये स्टेट का और सेंटर का कुछ इशू हो जाएगा तो स्टेट इस चीज़ के लिए कैपेबल है। और इस चीज़ में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल क्या था, जो हम कभी कभी बोलते हैं कि मोदी जी बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट जो अरब वर्ल्ड में मोदी जी ने एक वो आप बोल रहे कि वो रिलेशनशिप मेंटेन किया, स्पेशली विद सऊदी अरबिया एंड यूएई। उसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के जो आपके जो भी उसके कॉन्फ्रेंस हो रहे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान मोबिलाइज नहीं कर पाया, डिप्लोमेटिक जो या इंटरनेशनल प्रेशर मोबिलाइज नहीं कर पाया इंडिया पे। वो भी इंडिया के लिए प्लस पॉइंट था, वो भी हमारी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया, उसके लिए कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट था। तो एडिटोरियल ये बता रहा है कि उन चीज़ों की वजह से भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं, लेकिन आगे एडिटोरियल बता रहा है कि ठीक है अब लीगलाइज हो गया चीज़ें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर इस सब चीज़ से हमें इस नॉइस को कि वो समझे कि ठीक है अभी क्या है कि सबसे बेस्ट जो फेज़ है अभी, जहाँ पे इंडिया मल्टीलेटरल फ्रंट्स पे, मल्टीलेटरल फोरम्स पे कहीं ना कहीं एक क्रेडिबल वॉइस है। क्रेडिबल वॉइस इसलिए क्योंकि इंडिया ने अपनी जो सॉफ्ट पावर हो गया, सॉफ्ट पावर की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ मिल के चला है। अब देखिए G20 के सक्सेस देख लीजिए, आप देखिए कोविड डिप्लोमेसी देख लीजिए, और या कोई और इशू देख लीजिए, आप देख लीजिए इवन के तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो ऑपरेशन दोस्त उनके साथ चला, और उस उनके नोइंग दैट के तुर्की ने बार बार इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया का क्रिटिक किया कश्मीर पॉलिसी में। तो जो सॉफ्ट पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी एग्रेसिव रही इन सालों में, और इस फॉरेन पॉलिसी के एग्रेसिव होने की वजह से चीज़ें आगे बढ़ गई। और आज के इंडिया में और 80s के इंडिया में देखिए, 80-90 के इंडिया में फ़र्क ये है, 80-90 के इंडिया में कहीं ना कहीं इशू था मंडल वर्सेस मंदिर। हार्टलैंड में कहीं ना कहीं इंटरनल इश्यूज़ में इंडिया के स्टेट्स का कुछ इशू चल रहे थे, लैंग्वेज के रिलेटेड आपका साउथ में इशू चल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही थी। और आज के इंडिया में कंप्रेहेंसिव पावर है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया है, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन है। और आगे एडिटोरियल बात कर रहा है कि अगर इस पीस को हमें कंटिन्यू करना है, अभी अच्छा स्टेज है जहाँ पे हर कोई अभी इंडिया के साथ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे कम नॉइस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाधा, कहीं ना कहीं दैट डेटरेंस, या कहीं ना कहीं दैट जो हम बोल रहे हैं कि स्पॉइल ना करे इंडिया की ये पार्टी, वी हैव टू कीप एन आई ऑन बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। और हमें पीस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नया कश्मीर, इन द नया कश्मीर देयर शुड बी न्यू डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि वी रेज्यूम द पॉलिटिकल प्रोसेस। इलेक्शंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है 30 सितंबर 2024 को इलेक्शंस होने चाहिए, तब तक इलेक्शंस का प्रोसेस एक बार रेस्टोर हो जाएगा, डिप्लोमेसी इलेक्शंस पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो रेस्टोर हो जाएगा, एंड सिमिल्टेनियसली फिर जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट होगा या जो भी गवर्नमेंट 2024 में आएगी, वो एक प्रॉमिस करेगी या एक टाइमलाइन देगी कि स्टेटहुड को कब रेस्टोर किया जाएगा। तो इस एडिटोरियल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए थी कि हम हिस्ट्री देखें कि हम इस इशू पे क्यों आए, और अगर आज कहीं ना कहीं इंडिया ने एक डिसीजन लिया है इन वन फ्लैश, वो सिर्फ आज का फैसला नहीं है, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स ने छोटे छोटे कदम उठाए थे, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। दिस इज ओनली दैट आपको ग्राउंड पे कहीं ना कहीं सिर्फ 11 प्लेयर्स की ही या 11 प्लेयर्स की ही या आने पर्टिकुलर डे एक प्लेयर की जो परफॉर्मेंस दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो हमें कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। तो इंडियन स्टेट ने जो लास्ट टाइम से मेहनत की थी, चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखा था, दैट्स वाई आज कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन हो गया, आपको लग रहा है कि इंटीग्रेशन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।